हेलो एवरीवन। क्लास 9th विषय हिंदी, पाठ संख्या 12। पाठ का नाम कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। डियर स्टूडेंट, आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय बता दूं। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि। इनका जन्म मध्य प्रदेश में 1889 में हुआ था। ठीक है, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही प्राथमिक शिक्षा के बाद स्वाध्याय स्वयं ही अपने आप इन्होंने पढ़ाई की थी। संस्कृत, गुजराती व अंग्रेजी का अध्ययन किया। ये मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शिक्षक बन गए थे, टीचर बन गए थे। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1889 में। सारी पढ़ाई इन्होंने स्वयं ही की थी। 16 वर्ष की आयु में शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर, पढ़ाने के कार्य को छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, इसी तरह कर्मवीर और प्रताप पत्र का संपादन भी किया। ये सच्चे देशभक्त तथा प्रखर कवि थे। इन पर गणेश शंकर विद्यार्थी का विशेष प्रभाव रहा। उन्हीं दिनों चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा नाम से ओजपूर्ण कविता लिखी। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने से जेल भी गए थे। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1889 में जन्म हुआ। 16 वर्ष की आयु में ही ये शिक्षक बन गए थे। फिर पढ़ाने का कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन शुरू कर दिया था। गणेश शंकर विद्यार्थी का इन पर विशेष प्रभाव था और इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी मुख्यतः कवि रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणुलो गूंजे धरा। ठीक है, युग चरण, समर्पण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जिन पर इन्हें इन रचनाओं के लिए पद्म भूषण व साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है बेटा, इनकी साहित्य की विशेषताएं क्या थी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। इनकी जो भी रचनाएं थी उनमें राष्ट्रीय भावना झलकती थी। स्वतंत्रता की चेतना के साथ ही देश के लिए त्याग, बलिदान, देश प्रेम की भावना इनका प्रमुख स्वर था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से उनके काव्य में प्रखरता, संघर्ष तथा राष्ट्र प्रेम की क्रांतिकारी भावना भी व्यक्त हुई थी। इनका काव्य ओजस्वी भावों का मार्मिक व्यंजक है। अब इनकी भाषा शैली देखिए, चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, भाव को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन इनकी भाषा देखिए, शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने तत्सम व तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। साथ ही साथ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने मुक्तक काव्य लिखा। अलंकारों का प्रयोग करने में सहजता, स्वाभाविकता का ध्यान रखा। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की जो काव्यगत भाषा शैली है, उस शिल्प की अपेक्षा भाव पर ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने तद्भव, ठीक है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। अलंकारों का भी स्वाभाविक तथा सहजता के साथ प्रयोग किया। उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया। ठीक है बेटा, ये तो था कवि परिचय। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। तो आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहले होमवर्क नोटबुक में कवि परिचय लिखना होता है।
ठीक है बेटा, ये नहीं कि आप 4 लाइन में कवि परिचय लिख के कंप्लीट कर दो। जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से करना है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में नहीं लिखना। ठीक है, अब इनकी कविता है कैदी और कोकिला। देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अन्यायपूर्ण शासन तंत्र पर प्रखर व्यंग किया गया है। जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। तो ब्रिटिश हुकूमत के कारण हमारे भारतीय सैनिकों पर जिस तरीके से सेनानियों पर अन्याय व अत्याचार होता था, उनके साथ भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है कैदी और कोकिला कविता में। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अन्यायपूर्ण शासन तंत्र पर व्यंग किया गया है और भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, और जेल में उन्हें किस तरीके से भारतीय सेनानियों को जेल में कितनी यातनाएं दी जाती थी, उस पर आधारित ये कविता है कैदी और कोकिला। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट पद है अपना कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्या गाती हो। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्न किया गया है क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। पहले इसके आप हार्डवर्ड नोट कीजिए बेटा। देखिए क्या गाती हो, रह जाती हो, रह जाती हो, चुप हो जाती हो। ठीक है, कोकिल कोयल, संदेश समाचार। ठीक है, बोलो मतलब बोलो। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को कारागार में जाना पड़ा। कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, उस कारण उसे जेल जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहाँ पर कोयल की कूक सुनाई दी। कवि को, हमारा टाइटल क्या है पोयम का? कैदी और कोकिला। ठीक है, कैदी और कोकिला। कवि को एक रात जेल जाना पड़ा और जेल में कवि को कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। वह कोयल से कहता है तुम रात में क्यों गाती हो। देखिए, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कवि माखन लाल चतुर्वेदी को एक बार जेल जाना पड़ा और जेल में उसे रात के सुनसान रात्रि के समय में उसे कोयल की कूक सुनाई पड़ती है और वह कोयल से कहता है, क्या कहता है? क्या गाती हो, कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों रह जाती हो। अर्थात तुम, वह कोयल से कहते हैं कि तुम रात में क्यों गाती हो। फिर रह अर्थात कुछ क्षण बाद चुप क्यों हो जाती हो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोयल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तुम रात्रि के समय गा रही हो और फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाती हो, कुछ क्षण बाद चुप हो जाती हो। तुम बताओ किसका संदेशा लाई हो। हे कोयल बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेशा लाती हो। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देती हो। कोयल तुम स्पष्ट बोलो। अर्थात तुम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को जो इस जेल में कैद हैं, उन्हें क्या संदेशा सुना रही हो, कोयल बोलो तो। कवि किससे कह रहा है? कोयल से। रात्रि के समय जो कवि को कोयल की कूक सुनाई देती है, तो कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है कि क्या गाती हो कोयल, तुम रात्रि के समय क्या गा रही हो और गाते गाते क्यों चुप हो जाती हो।
किसका संदेशा? हम क्रांतिकारियों के लिए, हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए कैद में क्या संदेशा लाई हो, बोलो तो। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ कर रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली है, इस समय काली मामई जगी क्यों आली है। देखिए हार्ड वर्ड देखिए, बट मारो, बट मारो, बट मारो लुटेरो। ठीक है। नेक्स्ट, डेरे में, डेरे में रहने का स्थान, बट मारो लुटेरो, डेरे में रहने का स्थान, तम, तम मीन्स अंधेरा, तम अंधेरा, शासन शासन। ठीक है। हिमकर चंद्रमा, हिमकर चंद्रमा, काली मामई अंधकार से व्याप्त अर्थात अंधेरी रात, आली, आली मीन्स सखी। ठीक है, काली काली। ओके, हो गए हार्ड वर्ड ये। दीवारों, दीवार। देखिए अब कवि यहाँ कोयल से क्या कह रहा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है। कवि किस में बंद है? जेल में, और अन्य उसके के और अन्य कैदी भी जेल में बंद है। तो कवि कोयल से क्या कहता है कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में हम क्रांतिकारी इस समय ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं, डाकू चोर बटमारों के डेरे में इस समय हम। ठीक है, यह स्थान तो उनका निवास है। देखिए कैद में तो कौन कौन है? डाकू होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे जैसे अपराधी हैं। हम इनके साथ इस जेल में कैद हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि इस जेल में पेट भरकर भोजन नहीं दिया जाता, जिससे हमें न तो जीने देते हैं और न ही मरने देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़फ कर रह जाना, अर्थात ना तो हमें जेल में जीने देते हैं और ना ही हमें मरने देते हैं। कौन कह रहा है ये? कवि। किससे कह रहा है? कोयल से। ठीक है, कहाँ का वर्णन कर रहा है? अपनी जेल का, जिस जेल में कवि कैद है। शासन है ये जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। कवि क्या कह रहा है कि अब तो यहाँ पर अंग्रेज सरकार का हम पर दिन रात कड़ा पहरा है। ठीक है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। समझ नहीं आता, अंग्रेज शासन का अन्याय गहरे अंधकार के समान है। शासन है, अंग्रेज सरकार का जो शासन है, तम का प्रभाव गहरा। ये अंग्रेज शासन का जो अन्याय है, जो ये अन्याय अत्याचार हमारे साथ कर रहे हैं, ये गहरे अंधकार के समान है। ठीक है, हिमकर भी निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा भी अस्त हो गया है और हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। हिमकर चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश होकर अस्त हो गया है और हम काली अंधेरी रात में जी रहे हैं। हे सखी, आली सखी, इस समय काली मामई जगी क्यों। हे सखी, इस समय इस अंधकारपूर्ण रात्रि में, काली मामय वातावरण में या निराशा के क्षणों में, हे सखी, कोयल को कवि कह रहा है तुम क्यों जाग रही हो, था तुम क्यों जाग रही हो। समझ आया? दोबारा देखिए कवि किसके बारे में बता रहा है यहाँ। कवि जो है वो क्रांतिकारी
देशभक्त है, ठीक है, और वो जेल में कैद है और अंग्रेज़ों का शासन है, ठीक है। अंग्रेज किस तरह भारतीय सेनानियों के साथ जेलों में दुर्व्यवहार करते थे, कवि उसी का वर्णन करते हुए कोयल को लक्ष्य करके कह रहा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में कि हे कोयल, हम तो ऊंची ऊंची काली जेल की ऊंची ऊंची दीवारों में कैद हैं। यह स्थान तो उनका निवास है जहाँ डाकू, चोर, लुटेरे जैसे अपराधी हैं। देखिए, जेल में तो बेटा वही जाएगा जिसने कोई अपराध किया होता है, चोर, डाकू, लुटेरा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ जीने के लिए भर पेट खाना भी नहीं मिलता और मरने भी देते नहीं, तड़फ कर रह जाना, और हमें मरने भी नहीं देते, अर्थात हम तो बस तड़फ रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, जीवन पर अब दिन रात अंग्रेजों का कड़ा पहरा, अंग्रेजी सरकार का कड़ा पहरा हम पर रहता है। शासन है ये अंग्रेजी शासन है या तम का प्रभाव गहरा, या ये क्या कह रहे कवि, अंग्रेजी शासन का अन्याय गहरे अंधकार के समान है। हिमकर निराश कर चला, अब तो रात्रि के समय चंद्रमा भी अस्त हो गया है। इस समय काली मामई जगी क्यों आली, हे सखी, हे कोयल, इस अंधकारपूर्ण वातावरण में, इस काली मामय वातावरण में या निराशा के क्षणों में तुम क्यों जगी हुई हो। कवि किससे पूछता है? कोयल से, ठीक है। क्या पूछता है? ऐसे बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। कवि कोयल से क्या पूछता है? कवि कोयल से पूछता है कि वह असमय में अर्थात आधी रात में जागकर क्यों करुण क्रंदन कर रही है, इसका क्या कारण है, ठीक है। दिन रात कड़ा पहरा, इससे कवि का क्या आशय है? कवि ने कहा ना जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, इससे क्या आशय है? इसका आशय यह है कि जेल में कवि को अन्य कैदियों के साथ कड़े पहरे में रखा गया है, ठीक है। वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की को अनेक यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें ना तो भरपेट खाना मिलता है, रात दिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी शांति, उन्हें ना तो शांति से कुछ खाने को दिया जाता है और ना ही उन्हें मरने को दिया जाता है। कवि को कारागार में किसके साथ रखा गया है? डाकुओं, चोरों और बटमारों के साथ उसे कैद में रख रखा है, अन्य कैदियों के साथ रख रखा है, ठीक है बेटा। ये आज 2 ही पद आपको समझाऊंगी, समझ आया? इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की गई है? अंग्रेजी शासन की तुलना तम के, ये अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की गई है? क्योंकि अंग्रेज सरकार निर्दयता से स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके शासन से देशभक्त भारतीयों को घोर निराशा ने घेर रखा था, उन्हें भविष्य का उजला पक्ष नहीं सूझ रहा था, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। हिमकर निराश कर चला, इसका क्या आशय है? हिमकर निराश कर चला, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, हिमकर निराश कर चला अर्थात उस समय रात्रि का घना अंधकार फैला हुआ है, आधी रात्रि का समय, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कष्ट दिए जा रहे हैं, उन पर हो रहे अत्याचारों को देखकर अब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है। कवि क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और उन्हें भविष्य का चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है। इस प्रकार वहाँ का वातावरण निराशमय हो रहा है, अर्थात अंधकार में हो रहा है। तो कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, इस रात्रि के समय तुम क्यों जाग रही हो, ठीक है, तुम क्यों कूक कर रही हो, तुम्हारा क्या
हुआ इस रात्रि के समय तुम क्यों बोल रही हो। ठीक है बेटा, आज ये 2 पद ही समझाऊंगी, इसे अच्छे से कर लेना, शब्दार्थ नोट कर लेना, कवि परिचय लिख लेना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो, और डेली का वर्क आप लोग डेली किया करो, जिससे आप लोगों पर बर्डन ना हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पद नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी।